आज हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 कणों के निकाय एवं घूर्णी गति सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसमें आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम क्वेश्चन 11 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूं। यहाँ चैप्टर का नाम डाल दे रहे हम कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। इसकी इंग्लिश हो जाएगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। टॉपिक है आज का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हम 11 करने जा रहे हैं। तो पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ के सुना रहा हूं, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के एक खोखले बेलन और एक ठोस गोला दोनों पर समान परिमाण के बलाघूर्ण लगाए गए हैं, तो यदि वो अपनी ज्यामितीय अक्ष के परितः घूर्णन करें तो दोनों में से कौन अधिक कोणीय चाल प्राप्त कर लेगा। इसमें एक खोखला बेलन है, यह है खोखला बेलन, एक है ठोस गोला, बेलन और गोला दोनों के द्रव्यमान इक्वल हैं, दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल है और दोनों पर जो बल आघूर्ण लगाया गया है वो भी इक्वल है। तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों आकृतियों के जड़त्व आघूर्ण लिखेंगे। खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण होता है, इसके नीचे ही लिख दे रहे, I = mr²। बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर, तो सफिक्स में सी लगाएंगे। गोले का जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 mr²। गोले को इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं, तो सफिक्स में एस लगाएंगे। यहां हम देख रहे हैं कि 5 से अगर मैं 2 को भाग करूं तो ये आएगा 0.4 mr²। क्लियर है कि इस वैल्यू से ये वैल्यू छोटी है, अर्थात गोले का जड़त्व आघूर्ण बेलन से कम होता है। ये तो क्लियर हो गया कि जो IS है वो छोटा है IC से। गोले का जड़त्व आघूर्ण स्फीयर का जड़त्व आघूर्ण सिलेंडर के जड़त्व आघूर्ण से कम है। अब हम कोई ऐसा रिलेशन लिखेंगे जिसमें बलाघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण दोनों आते हो। तो फॉर्मूला है τ = I × अल्फा। अल्फा होता है कोणीय त्वरण, घूमने वाली वस्तु की जो स्पीड है उसमें वृद्धि। तो यहां से अल्फा में अगर अलग करूं तो अल्फा = हो जाएगा
टो अपॉन आई, आई अपॉन में जाएगा, टो अपॉन आई बराबर एल्फा, या एल्फा बराबर टो अपॉन आई। यहां से एल्फा आई के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। इसका क्या अर्थ है? इसका कंक्लूजन ये निकला कि जिसका आई कम होगा उसका एल्फा अधिक होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो जड़त्व आघूर्ण स्फीयर का कम है, गोले का कम है, इसलिए गोले का कोणीय त्वरण अधिक होगा। आई किसका कम है? गोले का। हम लिखेंगे चूंकि आई एस छोटा है आई सी से, गोले का जड़त्वाघूर्ण कम है बेलन से, तो जिसका आई कम होगा उसका एल्फा अधिक होगा, इसलिए एल्फा एस बड़ा होगा एल्फा सी से। इसका मतलब है स्फीयर का कोणीय त्वरण बड़ा है सिलेंडर के कोणीय त्वरण से। तो दोनों को बराबर बल आघूर्ण से अगर घुमा दिया जाए, कहीं लुढ़का दिया जाए फर्श पर, तो यह गोला अधिक स्पीड प्राप्त कर लेगा, गोले के जो राउंड हैं वो ज्यादा बन जाएंगे। इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, बीस किलोग्राम द्रव्यमान m इक्वल टू 20 किलोग्राम और 100 रेडियन पर सेकंड की कोणीय चाल से एक ठोस सिलेंडर अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रहा है। कोणीय चाल ओमेगा 100 रेडियन पर सेकंड। सिलेंडर की त्रिज्या दी है कैपिटल आर 0.25 मीटर। सिलेंडर के घूर्णन से संबद्ध गतिज ऊर्जा क्या है और इसका कोणीय संवेग क्या है? तो इसमें दो पार्ट पूछे हैं। एक तो यह है क्या, ठोस सिलेंडर, ठोस सिलेंडर। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है घूर्णन गतिज ऊर्जा के रोटेशनल इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। घूर्णन गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा रहेगा अगर हम आई को अलग से निकाल लें। तो पहले आई निकाल लें। आई ठोस सिलेंडर और डिस्क दोनों का आई का सूत्र होता है 1/2 mr स्क्वायर। 1/2 m की वैल्यू 20, r की वैल्यू 0.25 का स्क्वायर। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, इसे काटेंगे 10, 10 इंटू 25 का स्क्वायर 625। 2 डिजिट पहले पॉइंट है, 4 डिजिट पहले पहुंचेगा यहाँ। 10 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये पॉइंट 1 डिजिट इधर को खिसक जाएगा, 0.625। मात्रक आई का किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। एम का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मीटर स्क्वायर लगा है। पहले हमने आई निकाल लिया। पार्ट में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है घूर्णन गतिज ऊर्जा
पंखा अपनी धुरी पर घूर्णन करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होगा। कोई वस्तु दौड़ रही है आगे को, बाइक जा रही है सड़क पर, उसकी गतिज ऊर्जा होगी 12 mv²। लेकिन कोई वस्तु अपनी धुरी पर घूम रही है, जैसे बाइक का पहिया, वो दो गति कर रहा है, वो लुढ़कते समय आगे भी जा रहा होता है और अपनी धुरी पर घूमता भी है। तो उसमें दोनों गतिज ऊर्जाएं होती हैं, रेखीय गतिज ऊर्जा आगे बढ़ने की, घूर्णन गतिज ऊर्जा पहिए का अपनी धुरी पर घूमने की। खैर, यहां ये पूछिए घूर्णन गतिज ऊर्जा। सिलेंडर अपनी जगह पे लुढ़क रहा है ऐसे करके, ये इस तरीके से अगर लुढ़केगा तो उसमें क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा भी है, रेखीय गतिज ऊर्जा भी है। तो फिलहाल घूर्णन पूछी गई है। हमने के निकाला, के रोटेशनल इक्वल टू हाफ आई की वैल्यू 0.625 ओमेगा 100, 2 से इन्हें अगर काटें, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आएगा 0.3125 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100। ये पॉइंट में हटाऊं तो नीचे आएगा 10,000। पॉइंट की जगह पर 1 और 4 डिजिट है, 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, वो आ गया 3125 जूल। ये आंसर होगा। सेकंड पार्ट, इसी में पूछा है कोणीय संवेग कोणीय संवेग को J से भी लिखा करते हैं, L से भी लिखा करते हैं। तो L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई हमने अभी अभी देखा था, ठोस सिलेंडर का आई 1/2 mr², 1/2 m20 इंटू आर की वैल्यू 0.25 का स्क्वायर, 2 से काटे 10, 10 इंटू 0.0625, इससे मल्टीप्लाई होगी तो 625। ये अभी अभी हम आई निकाल चुके थे। ये आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 0.625 इंटू ओमेगा की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट इधर जाएगा, 2 जीरो है, 2 डिजिट इधर हटेगा तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 62.5 कोणीय संवेग का यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, कोई बच्चा किसी घूर्णिका पर अपनी दोनों भुजाओं को बाहर की ओर फैलाकर खड़ा है। घूर्णिका कहते हैं कोई मेज घूम रही है, जैसे ये है, इस धुरी पर इस तरीके से घूम रही हो, इस पर कोई बच्चा खड़ा है, मेज है, हाथ फैलाए खड़ा है। जब वो अपने हाथ अंदर को करेगा तो मेज की चाल बढ़ जाएगी,
यहाँ कोणीय संवेग संरक्षण का नियम का पालन होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और 13 का पार्ट ए है। मेज की कोणीय चाल दी है, कोणीय चाल लिखते हैं ओमेगा से। ये दी है 40 रेवोल्यूशन प्रति मिनट या चक्कर प्रति मिनट। यदि बच्चा अपने हाथों को वापस सिकोड़कर अपना जड़त्व आघूर्ण अपने प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण का 2/5 कर ले। जब बच्चे ने हाथ सिकोड़े तो उसका जड़त्व आघूर्ण पहले जड़त्व आघूर्ण का 2/5 रह गया। इसे कैसे लिखेंगे? I2 इक्वल टू 2/5 I1। ये प्रारंभिक कोणीय चाल है, सो ω1 लिखा। जब हाथ सिकोड़ेगा तो चाल बढ़ेगी, तो कितनी होगी वो निकालना है, ω2 हो गई। तो इस स्थिति में उसकी कोणीय चाल क्या होगी? ये मेज है, इस पर बच्चा खड़ा है, हाथ फैलाए खड़ा है, इसके हाथों में कुछ नहीं है, इस तरीके से। बाद में ये अपने हाथों को सिकोड़ता है अंदर की ओर। हाथ अंदर को सिकोड़ेगा तो मेज की चाल बढ़ेगी, तो कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे हम? कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से। क्या होता है उसमें? I की ओमेगा से गुणा कर दी जाती है। तो पहले लिखेंगे हम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से I1 इंटू ω1 इक्वल टू I2 इंटू ω2। ω2 निकालना है। I1 को हमने ऐसे ही लिखा, ना I1 की वैल्यू दी है ना I2 की। I1 I2 में एक रिलेशन दिया है। ये ω1 की वैल्यू 40, I2 की जगह ये पुट कर दिया 2/5 इंटू I1। ω2 निकालना है। इसको ऐसे ही लिखा, इसका मान 40, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, ω2 निकालना है। I1 से I1 कट गया, 2 से कटा 20, 5 गए मल्टीप्लाई में, तो 20 पंजे 100। या लिख सकते हैं ω2 बराबर 100 मात्रक यही आएगा रेवोल्यूशन प्रति मिनट। रेवोल्यूशन इसकी फुल फॉर्म है REV की। रेवोल्यूशन माने होता है चक्कर, जैसे पंखा चक्कर काट रहा होता है। इस क्वेश्चन का पार्ट बी में कहा है कि यह दर्शाइए कि बच्चे की घूर्णन की नई गतिज ऊर्जा प्रारंभिक घूर्णन गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाएगी। जब बच्चा हाथ इकट्ठे करेगा तो दिखाओ कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो देखिए हम क्या करते हैं। हमने लिखा घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 I⍵²। हाथ इकट्ठे करने पे चाल बढ़ेगी और जड़त्व आघूर्ण घटेगा, क्योंकि द्रव्यमान अंदर की ओर आ रहा है, दूरी घट रही है, और I होता है mr²। खैर, तो ये रिलेशन हम जानते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को हम कोणीय संवेग के पदों में लिखना चाह रहे हैं। उसके पदों में ये हो जाता है L²/2I और K रोटेशनल। रोटेशनल माने घूर्णन,
जैसे पंखा अपनी धुरी पर घूर्णन कर रहा है, घड़ी में सुई अपनी धुरी पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि के जो है आई के व्युत्क्रमानुपाती है। के आई के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। जब के आई के व्युत्क्रमानुपाती है तो आई घटेगा तो के बढ़ेगा, और एल क्या रहता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट, वो कांस्टेंट 2 अंक है, वो भी कांस्टेंट। तो केवल रिलेशन हमारा बचा के में और आई में ही है। यहां से ये आया कैसे, इसे मैंने आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर हो गया आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा किसके, एल स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि एल इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा। तो यहां से क्लियर है कि जड़त्व गुण घटेगा तो घूर्णन गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो हाथ अंदर इकट्ठे आने पर जड़त्व गुण घट गया और घूर्णन गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो उसमें पूछा है कि बढ़ने का कारण बताएं। तो जब व्यक्ति हाथ अंदर लाएगा तो वो हाथों को लाने में कार्य करेगा जो मांसपेशियों के द्वारा होगा। तो हाथ को अंदर लाने में मांसपेशियों द्वारा किए गए कार्य के कारण ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से ये चाल बढ़ी है। तो जवाब दे देंगे, हाथों को अंदर लाने पर जड़त्व आघूर्ण घटेगा तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और ये ऊर्जा में जो वृद्धि होगी ये व्यक्ति की मांसपेशियों के कार्य के कारण होगी। ऊर्जा में यह वृद्धि हाथों की मांसपेशियों के द्वारा किए गए कार्य के कारण होगी। इस प्रकार ये 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 3 किलोग्राम द्रव्यमान और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले सिलेंडर पर एक नगण्य द्रव्यमान की रस्सी लपेटी गई है। जैसे ये है, इसके ऊपर हम कोई धागा लपेट दें, इसके ऊपर कोई धागा लपेट दें और धागा लपेटने के बाद उस धागे को हम खींचें तो ये बेलनाकार वस्तु लुढ़कती हुई आएगी। इस प्रकार से एक बेलन पर धागा लिपटा हुआ है, धागे का सिरा पकड़ा और फर्श पर हमने खींच दिया तो बेलन इस तरीके से लुढ़कता हुआ आएगा, ऐसे इस तरीके से आएगा। तो उसके लुढ़कने में क्या कार्य करेगा, बल आघूर्ण। जब खींचेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा, क्योंकि बल वस्तु को घूर्णन करा रहा है, घुमा रहा है। उससे संबंधित सवाल है।
यह है क्या, खोखला यह है खोखला सिलेंडर। सिलेंडर किसे कहते हैं, बेलन को। खोखले सिलेंडर या बेलन का जड़त्वाघूर्ण और एक छल्ला जो होता है हाथ में पहनने का, जैसे कड़ा होता है रिंग, उसका जड़त्वाघूर्ण, दोनों का सेम फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला होता है I = mr²। चाहे खोखला बेलन हो, चाहे रिंग हो, हाथ में पहनने का छल्ला हो, इनका जड़त्वाघूर्ण सेम होता है। ये इसका द्रव्यमान दिया है 3 kg, इसकी रेडियस दी है 40 सेंटीमीटर। इस पर जब रस्सी खींची गई तो जो फोर्स लगाया गया है वो है 30 न्यूटन। तो सिलेंडर का कोणीय त्वरण क्या होगा, रेखीय त्वरण क्या होगा, दोनों पूछे हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा है, कोणीय त्वरण, जिसे हम लिखते हैं किससे, अल्फा से। फिर पूछा है रेखीय त्वरण, जिसे हम लिखते हैं ए से। जरा अंतर समझे दोनों में। हमने गुलेल कैटी होती है, उससे एक कंचे को रखकर और छोड़ा, तो कंचा जब जाएगा तेज स्पीड से तो उसमें जो त्वरण होगा वो कहलाएगा रेखीय त्वरण। और पंखा बंद है, मैं उसे ऑन करूं तो पंखे की स्पीड जो बढ़ती जाएगी वो कहलाएगा कोणीय त्वरण। और जब पंखे की स्पीड अपनी कांस्टेंट हो जाएगी, फुल स्पीड पे चलने लगेगा, तो उसमें फिर उसका जो वेग है वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर कोणीय त्वरण शून्य हो जाएगा। कोणीय त्वरण तब तक रहेगा जब तक पंखे के राउंड बढ़ते रहेंगे। ये निकालने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर का जड़त्व आघूर्ण निकाल के रखेंगे इस फॉर्मूले से। जड़त्वाघूर्ण होगा I = mr² बराबर m की वैल्यू 3, r की वैल्यू सेंटीमीटर में है, मीटर में लिखा जाएगा 0.4, ऊपर से स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, पॉइंट 1 अंक से 2 अंक पर आ जाएगा, 16 × 3 = 48। I का मात्रक, m का मात्रक kg और दूरी का मीटर, ऊपर से स्क्वायर। I निकाल लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण के लिए I में और अल्फा में रिलेशन होता है, हमने पढ़ा है चैप्टर में। τ = I × अल्फा, और अल्फा ही हमें निकालना है। तो अल्फा = हो जाएगा τ/I, I अपॉन में आ जाएगा इसके। अब अल्फा हो गया τ/I। अब क्या करें, तो यहां कहीं दिया नहीं है, तो जो नहीं दिया होता है उसका फॉर्मूला ब्रेक कर देते हैं। तो टो का फॉर्मूला एक और होता है F × R, बल गुणा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। जब ये घूमेगा तो घूर्णन अक्ष तो हो जाएगी इसका केंद्र ये, और लंबवत दूरी हो जाएगी R, इसकी रेडियस, अपॉन में I। F की वैल्यू 30 × R, R की वैल्यू 0.4, अपॉन में I की वैल्यू
0.48। यहाँ 0 लगाकर पॉइंट से पॉइंट हट गया, 3 से काटें 3 नहीं 30 और यहाँ काटेंगे तो 16 है, 3 एकम 3, 1 बचा 18 हो गए, 3 छक 18। 4 से काटेंगे 4 नहीं 40, 4 चौक 16। ऊपर 10 गुणा 10 ये हो गए 100, नीचे 4 से काटेंगे ना तो आएगा 25, 25 चौक 100। तो अल्फा इक्वल टू आ गया 25 और अल्फा का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि कोणीय त्वरण घूमने वाली वस्तु में होगा, घूर्णन करने वाली, तो घूर्णन करने वाली वस्तु का विस्थापन जो होता है वो उसका कोण होता है। एक चक्कर अगर वो घूमेगी पूरा एक चक्कर तो 360 कोण, जिसे रेडियन में बोलेंगे 2 पाई, इसलिए रेडियन आता है। इसमें एक राशि और पूछ रखी थी, रेखीय त्वरण ए, तो ए इक्वल टू आर इंटू एल्फा, आर 0.4 इंटू एल्फा, ये आ गया 25। आर की वैल्यू, एल्फा की वैल्यू 25 चौक 100, एक डिजिट पहले पॉइंट कट गया 0, तो ए इक्वल टू 10, मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसमें कोणीय त्वरण ज्ञात किया, रेखीय त्वरण ज्ञात किया, यही इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, किसी घूर्णक रोटर, घूर्णक कहते हैं घूर्णन करने वाली वस्तु को। जैसे कुट्टी काटने का इंजन होता है, मोटर होती है, उसकी पुली जो घूमती है वो क्या कहलाएगा? घूर्णक, या इसमें ऑप्शन में लिखा है रोटर। रोटर माने घूमने वाला, जैसे इंजन का व्हील घूमता है। किसी रोटर की कोणीय चाल दी है, कोणीय चाल लिखेंगे ओमेगा से, कोणीय चाल ओमेगा से 200 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद इस पर इंजन द्वारा 180 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगाया गया। बलाघूर्ण टॉ से लिखते हैं, 180 न्यूटन मीटर। इंजन के लिए आवश्यक शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति, इंजन की पावर पूछी है। कि कितने वाट का है। तो शक्ति का फॉर्मूला एक तो हम जानते हैं, कार्य बटे समय, W/T। यहाँ W नहीं है, ये ओमेगा है। तो W का जो रोल कर रहा है यहाँ, वो टॉ कर रहा है, बलाघूर्ण। तो शक्ति का एक W के अतिरिक्त जो अदर दूसरे पदों में सूत्र होगा वो होगा टॉ इंटू ओमेगा, अर्थात इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। टॉ की वैल्यू 180, ओमेगा की वैल्यू 200, 18 दूनी 36, 3 जीरो, और शक्ति का मात्रक होता है वाट। 36 और 3 जीरो का मतलब हो गया किलो, तो हम इसे लिख सकते हैं किलोवाट।
तो जो ये इंजन है ये 36 किलोवाट का होगा, ये 36 किलोवाट पावर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया है कैपिटल आर त्रिज्या की एक समांग डिस्क है। समांग का मतलब एक समान, जैसे जो बेड होते हैं उनमें प्लाई बोर्ड पड़ती है, प्लाई, तो प्लाई, पूरी प्लाई की जो मोटाई, एक तख्ते की जो पूरी प्लाई होगी उसकी मोटाई पूरी एक समान होगी, तो वो समांग कहलाएगा। समांग माने एक समान। जैसे ईंट होती हैं, तो एक भट्टे से जो ईंट आई है, एक ही स्थान से आने वाली ईंट है, वो सबकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई कैसी होंगी, बराबर होंगी, तो वो समांग कहलाएंगे। ये बोर्ड है, पूरे की मोटाई ओर से ओर तक एक सी है, एक समान है, तो इसे हम समांग बोर्ड कहेंगे। कैपिटल आर त्रिज्या की एक कोई डिस्क है। डिस्क मतलब जैसे प्लाई बोर्ड का कोई टुकड़ा है, वृत्ताकार है, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसमें से एक छोटा सा गोल पीस निकाल दिया, वो गोल पीस यहां से काटा है, तो जब ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आर होगा, तो इसका जो केंद्र होगा वो r/2 पे होगा। तो जो टुकड़ा इसमें से काट के निकाला है उसकी रेडियस r/2 है, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो इस टाइप का टुकड़ा यही बैठेगा, इसे इसमें से काट के बाहर निकाल दिया। इसकी रेडियस क्या है, r/2, और ये हमारे पास इस तरह का शेप रह गया। इस तरह का शेप रह जाएगा। तो पहले तो ये डिस्क पूरी एक सी थी, इसका सेंटर था ये इस पॉइंट पर। बाद में जब इसमें से एक पोर्शन कट गया तो इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वहां से खिसक कर इधर कहीं आ गई होगी। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये पूछी गई है कि बताओ कितनी होगी। पूरी डिस्क एक समान थी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये थी। जब इसमें से कुछ टुकड़ा हम काट देंगे, काटने के बाद जो टुकड़ा बचेगा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ नहीं होगी, फिर इधर को खिसक जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी द्रव्यमान में को जाती है, जहां द्रव्यमान ज्यादा होगा उधर को भागेगी। अगर ये पूरा एक समान है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगी, और मैंने अगर इधर वजन बढ़ा दिया, इधर कम हो गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच से बाहरी की तरफ होगी। तो पूछा है कि इसमें से ये टुकड़ा निकाल देने पर अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी दूरी पर होगी इसके प्रारंभिक केंद्र से। जो सेंटर था, पहला सेंटर यही था बीच में, ये निकालना है। तो कैसे करके निकालते हैं देखिए। हम ये देख लें कि इसमें जो छोटा पोर्शन निकाला है उसके और इस बड़े डिस्क के क्षेत्रफलों में या भारों में क्या रेशियो है, क्या अनुपात है। ये वाले से ये वाला दुगना है, 3 गुना बड़ा है, तो कैसे पता लगे। तो वो पता लगाने की एक ट्रिक है हमारे पास। हम इनके एरिया देख लें, एरियाओं में जो अनुपात होगा वो इनके भारों में अनुपात होगा, और भार की जरूरत पड़ेगी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, क्योंकि हम आघूर्णों का सिद्धांत लगाएंगे। तो हम लिख रहे हैं
बड़ी डिस्क का क्षेत्रफल, पूरी डिस्क का क्षेत्रफल A1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस आर है। ये छोटी डिस्क का क्षेत्रफल, इसका लिखेंगे पाई आर की जगह r/2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा पाई r²/4। दोनों का रेशियो देख लें, अनुपात। अभी बात क्लियर सी कुछ नहीं हो रही है, तो मैंने लिखा A1/A2 पाई आर स्क्वायर, A2 पाई r²/4। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 4 पहुंचे ऊपर, 1 रह गया नीचे, 4 ऊपर पहुंच जाएंगे पलट कर। तो 4 किसके सामने आ रहे हैं? A1 के। 1 किसके सामने है? A2 के। तो अगर इसका भार 1 है तो इसका भार 4 है, 4 गुना है। इसका अगर W है तो इसका 4W है। तो हमने मान लिया कि इसका भार क्या है? W, तो इसका भार हो गया 4W। अब क्या करें हम? अब हम क्या करेंगे, 4W था इसका भार, 4W में से एक पोर्शन 1W का निकल गया, तो जो शेष पार्ट बचा, शेष भाग, इसका जो भार होगा वो रह जाएगा 4W माइनस W बराबर 3W। पूरे का 4W, छोटे पोर्शन का W, उसे W को निकाल दिया तो रह गया 3W। अब हम लगा रहे हैं आघूर्णों का सिद्धांत। ये 3W कहाँ कार्य करेगा? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। इसके सापेक्ष निकालना है आघूर्ण O पॉइंट के, ये निकालना है। तो ये भार आएगा पहले, इसका भार 3W मल्टीप्लाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस x इक्वल टू इस वाले का भार W इंटू इसकी जो रेडियस है r/2। एक बार रिपीट करते हैं अपनी बात को। इसका वेट 3W, ऐसे ना समझे, ऐसे समझ लें। 3W यहां दिखा दिया जी 3W, और इसका जो यहां पर है वेट वो है W। यहां से अच्छे से समझ पाएंगे ये रेडियस कितनी है, r/2। तो 3W इंटू x बराबर W इंटू r/2। इधर उधर कुछ कट रहा है, W से W, तो x इक्वल टू r, 3 जाएगा अपॉन में, 3 इंटू 2 तो r/6। तो नए पोर्शन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगी वो उसकी रेडियस की 1/6 पार्ट पर होगी। ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये r/6 के बराबर होगी। यही इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, इस कार्य फिर करेंगे। धन्यवाद।